हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर कैपेसिटर। इसका यूज सब जगह करते हैं। हम जाते हैं ना दुकान पर, बोलते हैं भाई ये वाला मुझे कंडेंसर दे दो, हमारा पंखा सही से नहीं काम कर रहा है, नहीं चल रहा है। तो हम जो लेकर आते हैं ना पंखे में लगा देते हैं, जिस वजह से पंखा थोड़ा रफ्तार में आ जाता है और चलने लगता है। उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो चीज़ है ना कैसे बनती है और उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। और हम छोटे छोटे और डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जो कि ये चैप्टर जो पूरा का पूरा एक इंटरेस्ट के साथ भरा पड़ा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं ना इसका और मजा उठाते हैं। तो आप सभी लोग तैयार है ना। चलिए, आपके हाथ में एक पेन और कॉपी होना चाहिए, है ना, अगर मजा लेना है पूरा। आप साथ में साथ है ना नोट बनाते रहें और आगे हमारा काम होता रहे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जानते हैं क्या करना है। कर लो यार, 1 मिनट में आप सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो दबा के। चलो आगे बात करते हैं कैपेसिटर। जैसे आपको यहाँ पर कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, आप इनसे कुछ परिचित होंगे। जब आप मार्केट में जाते हैं तो जो रेडियो बनाता है या इलेक्ट्रिकल वाले सामान के पास, इलेक्ट्रिकल वाले दुकान के पास आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है नज़ारा। ठीक है, तो हम आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। अरेंजमेंट का मतलब किन चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। जैसे चालक होता है और अचालक होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद इसमें हम देखेंगे चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। अगर आपके पास हाथ में मोबाइल है तो उस मोबाइल में इसका यूज होता है। अच्छा, इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं भाई, छोटे छोटे भी होते हैं कंपोनेंट जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब आप आगे जाकर के इंजीनियरिंग करते हो, ठीक है, या कोई टेक्निकल ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप इंजीनियरिंग करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें है ना बताई जाती हैं। कैसे आपको सेट करना है, कैसे लगाना होता है आपको एक सर्किट में इन डिवाइसेस को। तो आज हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर चालक के बारे में। चालक होता क्या है। तो देखिए भैया, इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे ना, पदार्थ 2 टाइप लेकर के चलेंगे। एक आपका कंडक्टर होगा, एक आपका इंसुलेटर होगा, या उसी इंसुलेटर को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स। तो हमारा जो यहाँ पर मेन फोकस होगा, मेन पॉइंट होगा, वो आपका क्या होने वाला है भाई, चालक होने वाला है। तो देखिए चालक के बारे में देखते हैं क्या होता है ये। देखिए चालक अगर आपसे कोई पूछ लेना तो सबसे पहले नंबर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलना चाहिए, क्या, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है उसके अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे बैटरी देंगे, बैटरी के कारण उसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लग जाएगा, है ना। तो उस वजह से वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, गतिमान हो जाते हैं। क्या होते हैं, गतिमान हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर उसमें आवेश जो वाहक होते हैं ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे गतिमान हो जाते हैं। ठीक है, आवेश वाहक का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, चलने वाले इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक के कुछ एग्जाम्पल आप देखे होंगे, लोहा, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया। भैया ये सारे आपके क्या हैं, टर्म हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका क्या है, एल्युमिनियम। और यहाँ पर देखिए सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, सारे कंडक्टर होते हैं। इसमें बहुत आसानी से धारा का क्या हो सकता है, प्रवाह हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप ध्यान रखेंगे, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम कहाँ पे करते हैं, इनका कंपोनेंट बनाते हैं और इनका हम यूज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। चलिए जी, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ हो तो आगे मैं बढ़ जाऊँ, आपकी आज्ञा है ना। चलिए देखिए आपके सामने एक और मज़ेदार इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो तार होते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं भाई। और ये जो ऊपर से लगे होते हैं ना कवर, यही आपके क्या होते हैं, अचालक होते हैं। अचालक, है ना। अगर हम तार को है ना यहाँ पे पकड़ लें तो आपको कोई झटका मारने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पकड़ेंगे, मारेगा तो आप गिर जाओगे नीचे तुरंत सटाक से। तो
आइए समझते हैं और अचालक के बारे में। देखो देखो इस अचालक को, है ना, विद्युत रोधी, इसको नाम क्या देते हैं, विद्युत रोधी, या इसको आप लिख सकते हो क्या, अचालक। ठीक है, अचालक होता क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए ये कहता सर हमारे पास, मैं तो भिखारी हूँ, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसके अंदर क्या धारा प्रवाह हो सकता है, नहीं, धारा मना कर देगा, ब्रेकअप कर लेगा, कहेगा नहीं इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों आऊँ इसके पास, मैं तो उन्हीं के पास जाता हूँ, मैं उन्हीं के अंदर उपस्थित होता हूँ जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और थोड़ा सा मुझे बाहर से बल मिल जाता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र, वोल्टेज, ये सारी चीजें। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। भाई देखो जब धारा नहीं प्रवाह हो सकता है, जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते थे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिस कारण इसमें धारा का कोई संभव या प्रवाह संभव नहीं है जी, है ना। तो उसी को हम अचालक या विद्युत रोधी या इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टर कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या है ये आपको मैंने बता ही दिया, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रबड़ हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, लकड़ी, कागज, शुष्क, वायु। ठीक है, ये आपके सारे क्या हैं, बोलो बोलो, इंसुलेटर हैं। अगर ध्यान रखें अचालक को, अचालक जो होते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आप तक अभी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बहुत बार डिस्कस किया है परावैद्युत 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 क्या होता है ना। वहां पे आपको अलग अलग टर्म से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। लेकिन ध्यान रखें यही चीज यार जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ना, यही सब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। आप ये देखिए, ये आपके खंभों में लगे होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इनके वजह से खंभों में लाइट नहीं उतरती है। ठीक है, इस ये आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और यहाँ पर तो तमाम सारे एग्जांपल है ही हैं, आप इनको देख लें। चलिए आगे चलो दोस्तों, देखिए ये सारे आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। आपको यहाँ पर एक फोटो दिख रहा होगा, आप समझ सकते हैं, आप इसी को जाते थे मार्केट में, है ना, बोलते थे सर दुकान वाले भैया मुझे एक कंडेंसर दे दो, ठीक है, मेरा पंखा नहीं काम कर रहा है। तो कहता था कौन से वाला दूं, चाइना वाला दूं कि इंडिया वाला दूं। तो आप जानते हैं भाई चाइना वाला तो लेना नहीं है, इंडिया वाला आप खरीदते थे भले महंगा पड़े। लेकिन पंखे की जो रफ्तार होती थी ना इससे मेंटेन हो जाती थी, पंखे की जो रफ्तार होती थी इससे क्या होती थी, मेंटेन हो जाती थी। अगर पंखा नहीं चलता था ना, चलने लगता था, मैं बताऊंगा क्यों चलता था। ठीक है, अच्छा इस डिब्बे को आप देख करके ना समझ सकते हैं, अगर इसको आवेश दिया जाए ना तो ये क्या करेगा, आवेश को स्टोर करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। भाई क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ध्यान रखना जिसके अंदर चार्ज को स्टोर करने का गुण होता है, भाई चार्ज को स्टोर कर ले जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटी का मतलब देखो कैपेसिटेंस से रिलेटेड, कैपेसिटेंस ये कैपेसिटी से मिलके बना है। इसका मतलब होता है चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, जो चार्ज को क्या कर सके, स्टोर कर सके, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। अब आप कैसे समझेंगे भाई, जैसे आप खाना खाते हैं ना तो आपकी एक लिमिट होती है, वही आपकी कैपेसिटी है। अगर मैं आपको ले आऊं सर्किट में डाल दूं तो वो आपका कैपेसिटेंस हो गया, आप जितना अपने अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, खाने को। और एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता है, तो वही मैक्सिमम पॉइंट वो कहता है इतना हम खा सकते हैं। कम दोगे तब भी रख लेंगे और ज़्यादा दोगे तो हम अपने लिमिट से ज़्यादा ओवर हो जाएंगे तो फट जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे डिवाइसेस बनाते रहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसको क्यों आवेश दिया। अब क्या होता है ना, ये चालक क्या है भाई, एक स्टोरिंग डिवाइस है। जब जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है उसी अनुपात में। ध्यान रखेंगे जिस अनुपात में आवेश देंगे ना उसी अनुपात में आपका क्या होता है भाई, विभव बढ़ता है। ठीक है, उसी अनुपात में आवेश क्या होता है, बढ़ता है जी। तो यहाँ पर जो आपका आवेश होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के, किसके प्रोपोर्शनल होगा,
v के, जब हम अनकर्मानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे, अनकर्मानुपातिक चिन्ह को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा, एक क्या आएगा, कांस्टेंट, उसका नाम c होगा। ध्यान से देखो, इसी c का नाम क्या है, वैद्युत धारिता है। जहां आपका जो c है ना, जहां c एक नियतांक है, एक भैया क्या है, ये एक नियतांक है। मैं इसको लिख दे रहा हूं, जिसे भैया हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो c एक नियतांक है भाई, फिक्स है। c ना तो q पर निर्भर करता है ना तो b पर, ये एक टाइप का क्या है, नियतांक है। अगर इसके डेफिनेशन को बनाना चाहें तो इस तरह से हम बना सकते हैं। देखिए आप, देखिए आपका जो होता है ना, q इक्वल टू क्या होता है, c भी होता है। तो c बराबर क्या होगा, q अपान v। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, अरे गायब हो गया कहाँ से, देखिए आप यहाँ पर कह सकते हैं q अपान क्या था, v, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, c बराबर क्या, q अपान v, यानी कि दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आप भैया यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए आवेश q तथा हुए विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब आइए बात करते हैं इसके मात्रक पर। किस पर, मात्रक पर। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, बीमा पर, मात्रक पर बात करते हैं, ठीक है। फिर बाद में बीमा पे बात करेंगे। दोनों आसान है, किसी पे भी बात कर सकते हैं। तो हमारा मन कर रहा है किस पर बात करना भाई, मात्रक पे बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका धारिता है c बराबर क्या था, q अपान v, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है, मात्रक एक आपका इसका मेन मात्रक जो होता है फैरेड होता है, फैरेड होता है जी, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड। इसको किससे डिनोट करते हैं, f से, है ना। ये f क्या होता है ना, MKS पद्धति में बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो इसलिए इसको बड़ा मात्रक होता है, इसलिए इसको हम माइक्रोफैरेड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर Q का मान 1 कूलाम हो और V का मान 1 वोल्ट हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मान आएगा ना, C का मतलब 1 फैरेड, 1 फैरेड जो होगा बराबर होगा आपका 1 कूलाम पर वोल्ट। ये भी आपका आंसर है, ठीक है। मतलब इसका मात्रक फैरेड भी होता है, या आप कह सकते हैं कूलाम पर वोल्ट भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बीमा, ठीक है। तो अगर इसके पास जाऊंगा तो कहेगा सर Q और V का यहाँ पे मान रख दो बीमा के फॉर्म में और आप इनका आंसर ले जाओ। तो Q का जो बीमा होता है 80 होता है। क्या होता है, 80, और V की जो बीमा होती है ना, नहीं याद है तो W मान क्या होता है, Q होता है। मान यहीं पे रखो पहले इसको, है ना, थोड़ा इसको सॉल्व करना है ऐसे। तो W मान क्या, Q, ये Q ऊपर आ गया, गुणा कर देगा, ये चूकेगा नहीं, ध्यान रखना। जब झटका मारता है ना तो 440 वोल्ट का लगता है, क्योंकि 220 वोल्ट हमारे मेन सप्लाई में होता है, 220 इसके पास होता है। तो कितना हुआ, 440 हुआ ना, हाँ। तो इसी की वजह से वो गाना बना था, लगे 440 वोल्ट करंट रे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं Q स्क्वायर अपान क्या, W, Q का मान भाई, Q का जो बीमा होता है इज भाई 80 होता है, तो A का स्क्वायर होगा, T का स्क्वायर होगा, और नीचे W ये कार्य है, और कार्य का आप देख लो प्यार से, कार्य का जो होता है W का जो बीमा होता है ml स्क्वायर T⁻⁻2 होता है। इसको आप ऐसे मंत्र की तरह ध्यान रखें, ठीक है, ml स्क्वायर T⁻⁻2, और इन सबको है ना ऊपर भेज दो, सबको भेजो। चलो m को भेजा -1, l को भेजा, l एक जगह है तो l⁻⁻2, t को ऊपर भेजा T⁻4, और a को, ये तो ऊपर ही है, इसको कहाँ भेज दूँ, ठीक है। अब तो ये जाएगा डायरेक्ट भगवान के पास। तो ये आपका आ गया। और क्या होता है ना, एग्जाम में थोड़ा और इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना MKS पद्धति में, MKS पद्धति में, है ना, मात्रक बताइए, मात्रक जो होगा इसका क्या होगा, देखना है ना। तो फैराड होगा ना तो कूलाम पर वोल्ट होगा। M का क्या होता है भाई, किलोग्राम होता है ना, तो इसका किलोग्राम हो जाएगा -1, और L क्या होता है जी, मीटर होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मीटर,
मीटर पावर कितना -2, टी क्या है आपका सेकेंड है, सेकेंड के पावर 4, और ए का मतलब एम्पेयर, एम्पेयर। ठीक है, अच्छा आप इसको हिंदी में लिख देना, वैसे मुझसे 2 इंग्लिश में हो गया 2 हिंदी में हो गया। पावर कितना 2, ये आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आपका जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर जो होता है, वो क्या करता है, आवेश को स्टोर करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है, अब स्टोर करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक चालक चाहिए, एक अचालक चाहिए। तो उसके बारे में हमने बात किया। चालक वह होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अचालक वह होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब बात करें अगर धारिता की, तो धारिता आपका यार होता है जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और जब हम भाई अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा सी, जिसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत धारिता कहेंगे, और उसका मात्रक जो होगा फैराड होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरा मात्रक कूलम पर, वोल्ट होगा। एमकेएस पद्धति में आपका किलोग्राम -1 मीटर पावर -2 सेकंड पावर 4 एम्पेयर स्क्वायर, ये आपका होगा। और बीमा तो आप जानते हैं, बीमा इसका हमने कर लिया। अब आइए कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखो भैया यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, 1 माइक्रो फैराड में 10 के पावर -6 फैराड होता है, इसका यूज होगा न्यूमेरिकल में। और 1 नैनो फैराड में 10 के पावर -9 फैराड होता है। ठीक है, और 1 पीको फैराड में 10 के पावर -12 फैराड होता है। ये आपको याद होना चाहिए, है ना। ये हम कन्वर्जन करेंगे जब जब माइक्रो का नाम आए तो 10 के पावर 6, जब नैनो का बात आए, नैनो की बात नैना जाने, तो 10 पावर 9 कर देंगे। और पीको का मतलब होता है 12, तो 10 के पावर -12। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ आपसे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आपके सामने एक हेडिंग दिख रहा होगा, विलगत गोलीय चालक की धारिता। अब आप इस पे भी मत जाइए, है ना। देखिए मुझे किसी की भी धारिता निकालनी हो, सी का मान निकालना हो, तो आप कसम खा लीजिए हमें Q/, क्या चाहिए, V। मरते दम तक मुझे क्या लेके आना है, Q/V, तभी आपका सी आएगा। और ये सी कहता है सर हम ना तो क्यू पर डिपेंड करते हैं ना तो बी पर करते हैं, हम चालक के साइज एंड मीडियम पर निर्भर करते हैं। किस पर करते हैं, साइज और माध्यम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो वही बात करने वाले भाई, क्या होगा इसका मान अगर साइज में और मीडियम में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे तो अलग अलग उसकी क्या होंगी, धारिता होगी। अगर समांतर प्लेट है तो क्षेत्रफल के फॉर्म में आएगा, अगर आपका गोला है तो वो त्रिज्या होगा उसके पास, तो इसका मान किस फॉर्म में आएगा, त्रिज्या के रूप में आएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हमारे पास एक क्या है, गोला है, एक गोला है। ठीक है, गोलीय चालक है और इसकी जो त्रिज्या है ना, ए है। कितनी है, ए। इसे निर्वात या वायु में रखा गया है। अगर निर्वात वायु में रखा गया तब भी ठीक है, अगर किसी अन्य माध्यम में रखा गया होता तो के ले लेते भाई। अगर निर्वात या वायु में ना रखा गया होता, अन्य माध्यम में रखा गया होता, तो यहाँ पे क्या ले लेते, के। तो आप चाहे ये लिख लो चाहे के लिख लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके और अगल बगल में कोई आवेशित चालक का कोई दूसरा चालक नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, अब हम प्यार से आते हैं इसको आवेश देने, +Q आवेश देते हैं तो तुरंत ये प्लस चार्ज इसके पूरे सतह पर, भाई चालक है ना तो सतह पर फैलेगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखा हमने इसके सतह पर एक समान रूप से आवेश क्या हो गए, फैल गए। देखिए एक समान रूप से आवेश का फैलना विलगित कहलाता है। एक समान रूप से फैलना क्या कहते हैं उसे, विलगित, या इंग्लिश में आइसोलेटेड कहते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक समान। ठीक है, अब क्या होगा, जब फैल जाएगा ना तो इसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा समान होगा, तो विभव कहेगा सर हम मान अपना लिख सकते हैं यहाँ से। तो जो V होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं, 1/4πε0। अगर मान लो ये माध्यम हमारा निर्वात या वायु नहीं होता, के होता, तो हम के लिए यहाँ पे के लिख देते सिंपल सा। और क्या होता, आवेश बटे दूरी, कितनी है दूरी, कितने दूरी पर है, a। अब आपको क्या बनाना है, धारिता। आप तो देख रहे थे सी को, सी कह रहा था सर Q/V होते हैं,
तो Q तो अभी एक साइड में है, सबको एक साइड में करो। Q एक साइड में है, ये V एक साइड में है, तो Q से बोल दो चलो उधर चलो, चलो तुम्हारा इधर काम नहीं है, मुझे C बनाना है। तो इसको हमने भेज दिया और ये हंस के बोला अरे मैं जा रहा हूँ यार, तुम हमारे ऊपर धक्का मत लगाओ। ठीक है, ये जब Q यहाँ पे पहुंचा तो आपका हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। और C यहाँ से खड़े होके बोल रहा है नहीं सर इसको पलटो इसे, है ना, हमारा मान तो Q अपान V होता है और ये क्या होता है V अपान Q। तो ये इससे कहने की कोशिश कर रहा है पीछे देखो, पीछे का मतलब पलटो इसे, V अपान क्या, Q अपान V, ये भी पलट जाएगा। अच्छा नीचे A था आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू कितना A, और ये C कहेगा अरे मेरा मान तो आ गया, ये तो भाई हमारा मान आ चुका है, चलो हमारा मान रखो उठा के फटाफट, मैं नहीं जानता हमारा मान रखो। फिर C से बोला थोड़ा धैर्य रखो भाई, इतना जल्दी सब नहीं होता है। जो आपका C होगा यहाँ पे क्या होगा, Q अपान V होगा, बहुत ही ज़्यादा धैर्य हो गया। ठीक है, C बराबर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। अगर आपसे मैं बात करूं भाई, ये तो अन्य माध्यम के लिए लाए हैं, मुझे तो भाई वायु के लिए निकालना है ना, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। तो आप कहेंगे अरे सर बहुत आसान है, वायु या निर्वात के लिए K का मान क्या उठा के पटक देंगे 1 रख दो ना। तो जब वायु के लिए बात करेंगे तो C नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे C नॉट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान से सुनो, ये समीकरण 1 मान लो, ये तो इसका मान आ गया। अब देखो अगर मैं बात करना चाहूँ, ये तो आपका आंसर आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना न्यूमेरिकल में इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड से बात करूँ, ठीक है, देखिए गोलीय चालक के लिए आपका यहाँ तक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यहीं तक करना था, लेकिन कुछ और पॉइंट मैं कर देता हूँ यहाँ पर जो आपको समझ में आए। देखो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, K को छोड़ करके ये पूरा मान क्या है C नॉट है। तो आप देख सकते हो C बराबर K टाइम्स C नॉट। हमारे कहने का मतलब यह है किसी दिन अगर आपको K को डिफाइन करना हो धारिता के टर्म्स में, तो आप ऐसे कह सकते हैं अन्य माध्यम का धारिता, अन्य माध्यम का धारिता, अन्य माध्यम का धारिता का अनुपात, अन्य माध्यम के धारिता का अनुपात तथा वायु या निर्वात माध्यम की धारिता का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। देखो कितनी अजीब बात है, हमने तो एक बार पढ़ा था उसमें पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था आपका था वायु माध्यम का बल और अन्य माध्यम का बल का जो अनुपात होता था वो K होता था, ठीक है, या इसी को हम डिफाइन करते थे। अन्य माध्यम का वैद्युतशीलता और वायु या निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता था, परावैद्युतांक कहलाता था। आज एक और टर्म मिल गया, लो क्या दिक्कत है, हम सब लोग कर लेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, जो पॉइंट नहीं आया समझ में आप तुरंत कमेंट करके बताएं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। देखिए स्थितियां चाहे जैसे भी हों, लेकिन शिक्षा नहीं रुकना चाहिए, शिक्षा के रास्ते में कोई बाधाएं आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप जरूर मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। चलिए यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल पर, उसके बाद हम अपना ये लेक्चर एंड करेंगे। तो देखो भैया आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा संभावनाएं रहते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए पारे की 8 समान गोलीय बूंदें, ऐसे पारे की 8 क्या हैं, 8 गोलीय बूंदें हैं, ठीक है, एक समान रूप से हैं, सभी की मतलब त्रिज्याएं अगर जो मान लें स्मॉल आर है तो स्मॉल आर है, और उनमें से प्रत्येक का वोल्टेज जो है ना 5 वोल्ट है, ठीक है, उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्टेज का विभव आ जाए। अब इन भैया ये आपका बूंदों है, क्या है बूंदों, ठीक है, इसमें थोड़ा गलती लिख उठा है तो इसको हम बूंदों कर लेते हैं,
बूंदों, चलिए बूंदों को मिलाकर अगर इन्हीं बूंदों को मिला दिया जाए तो एक बड़ी बूंद मिलेगी, बनेगी, लो बन गया। ठीक है, तो उसका विभव कितना होगा, इसका वोल्टेज निकालना है। देखिए यहां पर आपको क्या करना है ना, धारिता निकाल लेनी है, धारिता। ठीक है, धारिता होगा, आवेश होगा, फिर हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर बात करूं भाई, इनका जो आयतन होगा ना, इनका क्या होगा, आयतन, आयतन कभी नहीं बदल सकता है, आयतन कभी नहीं बदल सकता है। यानी कि इन 8 बूंदों का आयतन, 8 बूंदों का जो आयतन होगा, आयतन होगा एक बड़े बूंद के क्या होगा, एक बड़े बूंद के आयतन के क्या होगा, आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 8 इंटू एक छोटे वाले बूंद का आयतन कितना होगा, मान लीजिए इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पर बड़े बूंद के लिए 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, सिंपल सा, ये कैंसिल आउट हो गए। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए अब हम क्या करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब, पावर सबका सेम है, पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा क्या, अरे भाई 2r बराबर क्या, कैपिटल आर, 2r बराबर क्या मिल गया, कैपिटल आर। तो कभी भी अगर जरूरत पड़े कैपिटल आर की जगह क्या लिख लेंगे, 2r, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब हम करने वाले क्या हैं, सबकी धारिता निकालते हैं, क्योंकि अभी हम सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, धारिता के लिए सूत्र एक गोलीय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक छोटे अगर बात करें यहाँ पर छोटे बूंद के लिए, ठीक है, छोटे बूंद की धारिता जो आपकी होगी वो आपका C1, मान लो ये C1 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r हो जाएगा। अगर हम बात करें बड़े बूंद के लिए, बड़े बूंद के लिए है ना, धारिता आपका यहाँ पर मान लो आपका C2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, कैपिटल आर की जगह उठा के मान किसका रख देंगे भाई, ये वाला 2r, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r। हो आप ध्यान से देखो, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यहाँ पे स्मॉल r है, इसको 2 को छोड़ करके ये आपका C1 ही तो है, यानी कि ये 2 टाइम्स है पहले वाले धारिता के। अब हम बात करते हैं एक छोटी सी बूंद पर आवेश। अगर बात करूं मैं Q1 की, छोटे बूंद के लिए बात हो रही है, छोटे बूंद पर क्या आवेश, तो यहाँ पर जो आपका आवेश होगा वो कहता है सर मुझे C1 दे दो और B दे दो, प्रत्येक का वोल्टेज दे दो मुझे, मैं और कुछ नहीं जानता। तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, मान रखते हैं। ठीक है भाई, C1 का मान यही है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाद में रख लेंगे। V का मान आप जानते हैं 5 वोल्ट है, कितना है 5, तो 5 इंटू C1 हो गया। अब देखो यार, अब हम अगर बात करें बड़ी बूंद के लिए, बड़ी बूंद पर आवेश, जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो है ना, ये कितने बूंद से मिलके बना था, 8, तो 8 इंटू Q1 हो जाएगा। ठीक है, और Q1 का मान आप जानते हैं 5 इंटू C1, 8 इंटू 5 इंटू C1। ठीक है, ये आपका Q2 आ गया। अब विभव निकालना बहुत ही आसान है, बड़े बूंद की, बड़े बूंद का विभव जो होगा, बड़े बूंद का क्या विभव, आप क्या करेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, Q/C, उठा के मान यहीं पे रख दो, ये Q2 हो गया, ये आपका C2 हो गया। Q2 का मान कितना, 8 इंटू 5 इंटू कितना C1, और नीचे आपका C2 कितना है, देखो चेक करो, 2 इंटू C1, C1 कैंसिल आउट, 2 से 8 कट गया 4 बार, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 का 5 में 20 वोल्ट। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अरे यार, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो, इसमें पैसे तो लगते हैं नहीं, बस सब्सक्राइब कर लो। चलिए आपसे मिलते हैं एक अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट, जो और मज़ेदार होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।